चलो बच्चों, आई थिंक हमने लास्ट क्लास में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की वी हैड टॉक्ड अबाउट, राइट? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी थी, लिखवा दी थी, राइट? तो अभी राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक टॉपिक है छोटा सा, ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। राइट डाउन ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन। ये जल्दी से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, देन विल कम टू असाइनमेंट। एक्सक्यूज मी सर। अरे यार बीच में मत बोलो प्लीज। ट्रांसपोर्ट इन मेम्ब्रेन, तो यहां पे हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, देन विल राइट डाउन। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, and third one is a bulk transport. Bulk transport, passive transport and bulk transport. यार प्लीज बीच में हैंड मत रेज करो और बीच में मत बोलो, आई विल टेक योर डाउट्स समवेयर इन बिटवीन, ठीक है? नोट राइट नाउ। उसके बाद ये दो तरह का है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों? ये फ्लो चार्ट जल्दी से कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, देन विल कम टू द असाइनमेंट, ठीक है? ओके गुनमे, कोई नहीं, वो मैं लिखवा दूंगा। अगर टाइप्स ऑफ मूवमेंट नहीं लिखी, लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, इसके बाद चलो गैस हो गया, चले आगे। ठीक है चलो, उसके अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? पैसिव ट्रांसपोर्ट की। लेट्स टॉक अबाउट पैसिव ट्रांसपोर्ट फर्स्ट। सर एक मिनट लास्ट पेज दिखाना प्लीज, सॉरी। थैंक यू सर। चलो अब बच्चों ध्यान दो, व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द वर्ड पैसिव, है ना, व्हेनेवर इन बायोलॉजी यू कम अक्रॉस द वर्ड पैसिव, पैसिव वर्ड का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, है ना? मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको होने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पैसिव। तो बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसको करवाने के लिए कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होती और वो अपने आप हो जाता है, दैट इज नोन एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट? राइट डाउन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, do not require any energy, and it occurs on its own, it is of two types, number one is a simple diffusion, बच्चों आई थिंक डिफ्यूजन टर्म तो सबको पता होगी ना, कि किसी भी सब्सटेंस का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप मूव कर जाना, दैट इज नोन एज अ डिफ्यूजन। जैसे डिफ्यूजन का हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरे हाथ में परफ्यूम की बोतल है ना, उसके अंदर परफ्यूम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने उसको प्रेस किया, उसके मॉलिक्यूल्स बाहर निकले और वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गए अपने आप। तो रूम के अंदर परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्प्रेड करवाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, बस बॉटल में हाई कॉन्सेंट्रेशन थी तो वहां से वो अपने आप पूरे रूम के अंदर स्प्रेड होते गए, ट्रांसपोर्ट होते गए। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है ना, और वो जगह कौन सी है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है और उसको मूव करने के लिए किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन। समझा? सिंपल डिफ्यूजन का मतलब एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कोई सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है विदाउट रिक्वायरिंग एनी एनर्जी एंड विदाउट रिक्वायरिंग एनी हेल्प फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ए प्रोटीन चैनल एक्सेट्रा। उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, बस क्या होना चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब एक जगह उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए, दूसरी जगह लो होनी चाहिए और वो अपने आप हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएगा।
अब बच्चों ध्यान दो, मान लो कोई सेल है, हमने किया था कि सेल को सराउंड करने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मेनली लिपिड्स की बनी होती है। तो बच्चों जो भी सब्सटेंस लिपिड सॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, जैसे CO2, ये गैसेस वगैरह जो होती है सेल के अंदर बाहर लिपिड्स में डिसॉल्व होके चली जाती है। जैसे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है तो लिपिड्स में डिसॉल्व होके वो सीधा सिंपल डिफ्यूजन से अंदर आ जाती है। CO2 की सेल ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है रेस्पिरेशन के लिए, CO2 फॉर्म करता है, और CO2 जो है वो अपने आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से डिसॉल्व होके हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अंदर से बाहर चली जाती है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें कोई सब्सटेंस अपने आप हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो सब्सटेंस हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप मूव करेगा जो चीजें लिपिड में सॉल्युबल है, जैसे कि गैसेस। तो गैसेस का जो मूवमेंट होता है सेल के अंदर बाहर, ऑक्सीजन का, CO2 का, ये सारा किस प्रोसेस से होता है? ये सारा सिंपल डिफ्यूजन से होता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि ये हम मूवमेंट हमेशा कहां से कहां होगी? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों एक और चीज ध्यान दो, अगर कोई सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, तो उस मूवमेंट को हम लोग टुवर्ड्स ग्रेडियंट बोलते हैं। उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स ग्रेडियंट। टुवर्ड्स ग्रेडियंट का मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। राइट बच्चों? चलो राइट डाउन सिंपल डिफ्यूजन। इट इज अ प्रोसेस in which a substance moves from its high concentration to low concentration without requiring any energy, channel or carrier protein, without requiring energy, channel or carrier protein. राइट बच्चों? जब हो गया मेरे को बता देना। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, सर बीच में मत बोलो, आई विल टेक योर डाउट्स इन द एंड। मैंने बोला ना। सर वो वर्ड पूछना था कि आपने क्या हाँ बोलो, वर्ड बोलो। हाँ बोलो। ये दिस वन। यस सर। रिक्वायरिंग। ओके चलो हो गया यार, चले आगे सबका? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो आगे। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, those substances which are lipid soluble can enter or exit the cell by simple diffusion. For example, gases such as oxygen, CO2, etc. ठीक है गाइस? Now उसके बाद next one is the second type of passive transport is the facilitated diffusion. Next one is the facilitated diffusion. अब बच्चों देखो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो ये डिफ्यूजन है ना, ये आई थिंक तुम्हें समझ आ रहा होगा, है तो ये डिफ्यूजन है तो इसको एनर्जी तो नहीं चाहिए, ये होगा तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही टुवर्ड्स ग्रेडियंट होगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से ये डिफरेंट है। डिफरेंस जो है वो ये है कि सिंपल डिफ्यूजन को करवाने के लिए कोई भी चैनल या कैरियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवाने के लिए कोई ना कोई चैनल या कैरियर की हेल्प चाहिए हो। यहाँ पे फैसिलिटेट वर्ड का मतलब है हेल्प। तो ऐसा डिफ्यूजन जो अपने आप नहीं होता, जिसको करवाने के लिए कोई ना कोई चैनल या कैरियर प्रोटीन की हेल्प चाहिए होगी मेम्ब्रेन के अंदर, दैट टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे मान लो बाहर बहुत सारा वाटर है, उसने अंदर जाना है। अब ऑब्वियसली बात है, मैंने तुम्हें बताया था लिपिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो वो वाटर को अंदर जाने तो नहीं देंगे।
बट फिर भी वाटर अंदर चला जाता है, क्योंकि वाटर को अंदर पहुंचाने के लिए, अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाता है, बाहर से अंदर भी चला जाता है, और अगर अंदर पानी ज्यादा है तो अंदर से बाहर भी चला जाएगा, लेकिन वो लिपिड्स के थ्रू नहीं जाएगा। उसको करवाने के लिए, उसकी मूवमेंट करवाने के लिए क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, प्रोटीन के चैनल्स जो वाटर की मूवमेंट को अलाउ करेंगे। तो ये वाला जो डिफ्यूजन है, जो अपने आप नहीं हो रहा बट प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. Down. It is a type of diffusion which does not occur on its own, but it requires certain specific channel or carrier proteins. Here also a substance moves from high to low concentration without requiring any energy. ठीक है बच्चों? तो जैसा कि मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, वाटर का जो मूवमेंट होता है बच्चों मेम्ब्रेन के अंदर बाहर, उसको करवाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है एक्वापोरिन्स। एक्वा वर्ड रेफर्स टू वाटर, पोरिन वर्ड का मतलब है पोर। तो वाटर की मूवमेंट के लिए जो चैनल वाले पोर्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उनको हम लोग एक्वापोरिन्स बोल देते हैं, जिसकी हेल्प से वाटर हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट शो करता है। राइट बच्चों? क्योंकि वो लिपिड्स के थ्रू नहीं जा सकता। डन एवरीवन? चले बच्चा बाटी आगे। Yes, sir. चलो, फॉर एग्जाम्पल movement of water across plasma membrane occurs with the help of protein channels known as aquaporins. Protein channels known as aquaporins. राइट बच्चों? अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, अगर हम लोग एक कंपेयर करते हैं, एक तरफ सिंपल डिफ्यूजन को और एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो मैं डिफरेंसेस भी लिखूंगा, सिमिलरिटीज भी लिखूंगा। ऐसा नहीं कि लाइन लगाई है तो ये डिफरेंसेस ही लिख रहे हैं। डू नॉट रिक्वायर एनर्जी के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? known as aquaporins. Do not require energy. High to low concentration. राइट बच्चों? अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सा ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक होगा? कौन सा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक होगा ना, क्योंकि जिस चीज के लिए चैनल होगा वही चीज पास होगी। अगर चैनल वाटर का है तो वाटर ही पास होगा, उसमें से ग्लूकोज नहीं जाएगा। तो इसलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, और सिंपल डिफ्यूजन नॉन स्पेसिफिक होता है ना? जो भी चीज लिपिड से पास हो सकती है वो अंदर जाएगी, बाहर आएगी। गॉट इट? Yes. It is non-specific. It is highly specific. अब बच्चों एक चीज ध्यान दो, मान लो मेम्ब्रेन के अंदर 5 चैनल्स हैं, लेट्स से मेम्ब्रेन के अंदर 5 चैनल्स आर देयर, लेट्स से किसी एक्स सब्सटेंस के 5 चैनल्स आर देयर। एक बारी में एक चैनल से एक एक्स मॉलिक्यूल पास हो रहा है। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझना है एक चीज को।
लेट्स से हमारे पास कोई एक्स सब्सटेंस है, मेम्ब्रेन के अंदर उसके 5 चैनल्स प्रेजेंट है और एक चैनल में से एक सब्सटेंस पास हो सकता है एक टाइम पे। तो बच्चों अगर एक्स का एक मॉलिक्यूल है तो वो चला जाएगा, है ना, वो चला जाएगा। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो भी वो साइमल्टेनियसली चले जाएंगे। अगर 3 मॉलिक्यूल है तो वो भी साइमल्टेनियसली चले जाएंगे। अगर 4 मॉलिक्यूल्स हैं तो भी वो साइमल्टेनियसली चले जाएंगे इसमें से। और अगर 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो भी 5 के 5 साइमल्टेनियसली मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाएंगे। बच्चों लेकिन अगर 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो एक बार में मैक्सिमम कितने जाएंगे? 5 एक बार में मैक्सिमम 5 जाएंगे ना। जब पहले 5 चले गए तब 6th वाले का नंबर आएगा, इजंट इट? Yes, sir. तो बच्चों एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं कार से ड्राइव करके पटियाला से चंडीगढ़ जा रहा हूं और मेरी कार में 5 सीट्स हैं और तुम सबने बोला कि सर हमें भी आपके साथ चंडीगढ़ जाना है ना। मैंने कहा यार आ जाओ, बैठ जाओ, बट सीट्स कितनी है? 5 है। तो तुम में से एक मैं हो गया ड्राइविंग सीट पे, 4 जने और बैठ जाएंगे तो कार फुल हो गई। तो 5 लोग आ गए कार के अंदर। तो अगर 5 से ज्यादा लोगों ने चंडीगढ़ जाना है मेरे साथ तो पहले मैं उन उन 4-5 जो मेरे साथ बैठे हैं उनको ड्रॉप करके आऊंगा, फिर मैं दूसरों को लेके जाऊंगा, इजंट इट? Yes, sir. उसी तरह Yes, अगर sir. चैनल की सीट्स 5 हैं तो एक बार में 5 मॉलिक्यूल्स ही मूव कर पाएंगे ना, उससे ज्यादा तो एक बार में नहीं कर पाएंगे। जब पहले 5 चले गए नेक्स्ट वालों का नंबर उसके बाद आएगा। तो बच्चों कैन आई से जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है वो सैचुरेशन शो कर देता है एक पॉइंट के बाद। सैचुरेशन का Yes, sir. मतलब जब जब ध्यान दो, जब एक मॉलिक्यूल था, 2 मॉलिक्यूल था, 3 मॉलिक्यूल थे, सारे ट्रांसपोर्ट होते गए, जैसे ही 6 नंबर आया तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कितने होंगे? 5। 5 के बाद चाहे 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, एक बार में कितने जाएंगे? 5. अगर अगर चंडीगढ़ जाने वाले मेरे साथ 500 स्टूडेंट भी क्यों ना हो, अगर कार में 5 सीट है तो 5 लोग ही जाएंगे ना भाई। तो एक अपर लिमिट सेट हो गई ना कि उसके बाद इसका रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगा। पहले एक मॉलिक्यूल जा रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 के बाद उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम 5 चैनल्स हैं। तो बच्चों जो फैसिलिटी डिफ्यूजन होता है वो एक पॉइंट के बाद पूरा फिल हो जाता है, पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है। उसके बियॉन्ड उसको इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज चैनल्स का नंबर जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि कार के अंदर सीट्स का नंबर लिमिटेड है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई चैनल नहीं चाहिए, जो आएगा वो अंदर जाता जाएगा, उसमें कोई सैचुरेशन नहीं आता। लेकिन फैसिलिटी डिफ्यूजन के अंदर सैचुरेशन आ जाता है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट डाउन। इट डज नॉट शो any saturation. It becomes saturated because the number of channel or carrier proteins is limited. ठीक है, चलो गाइस, जब हो So, गया but you मेरे have को written with in simple diffusion along with specific. इट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है गाइस, जब हो गया मेरे को बता देना। उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट विच इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव का वर्ड मैंने बताया, पैसिव वर्ड का मतलब वो है कि जिसको एनर्जी नहीं चाहिए। एक्टिव वर्ड का मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसको होने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तो कोई भी सब्सटेंस अपने आप मूव कर जाएगा। एनर्जी कब चाहिए होती है? जब किसी सब्सटेंस को लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करवाना होता है, जब उसको अगेंस्ट ग्रेडियंट मूव करवाना होता है। हाई टू लो इज द टुवर्ड्स ग्रेडियंट, लो टू हाई इज अगेंस्ट ग्रेडियंट। तो लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन कोई सब्सटेंस अपने आप नहीं जाएगा, उसको मूव करवाने के लिए फोर्सफुली उसको पुश करना पड़ेगा, और फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए होगी? एनर्जी। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, it is a type of transport which requires energy to move substances against gradient, that is
from low to high concentration. Low to high concentration, right guys? That is from low to high concentration, which requires energy to move substances against gradient, that is from. और बच्चों यहाँ पे मूव करवाने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे हमारे घरों में है ना टंकी होती है पानी की, जिसमें वाटर जो है, देखो वाटर जो है टंकी से अपने आप नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। Yes, sir. अगर Yes, वाटर yes, को sir. नीचे से ऊपर पहुंचाना है टंकी में, है ना, तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है ना इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ऊपर से नीचे तो अपने आप आ जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में कंज्यूम होती है? एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। और बच्चों क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पानी को देने से काम चल जाएगा, या कोई पंप भी चाहिए होगा? सर पंप भी चाहिए। Sir, pump पंप is भी required. चाहिए होता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तो काम नहीं चलता। तो सिमिलरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब किसी सब्सटेंस को मूव करवाया जाता है तो सिर्फ एनर्जी से काम नहीं चलता, उस एनर्जी को कंज्यूम करने वाला मॉलिक्यूल भी चाहिए, उस एनर्जी को कंज्यूम करने वाला प्रोटीन भी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं पंप। तो एक्टिव, जैसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए चैनल्स या कैरियर्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और एनर्जी की हेल्प से किसी सब्सटेंस को लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करवा देते हैं, उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं पंप। जैसे पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए जो घरों में पंप होता है, मोटर वाला पंप होता है, वो भी एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करके वो वाटर को नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक ले जाता है। Isn't it? Yes. Write down. Active transport also requires certain proteins to move substances against gradient by consuming energy. These proteins are known as pumps. अब बच्चों ध्यान दो, ये बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पेसिफिक होगा नॉन स्पेसिफिक होगा? टेल मी फास्ट। स्पेसिफिक होगा ना। अगर पानी का टैंक है, पानी का पंप है, तो वाटर को ही लेके जाएगा ना, वो किसी और चीज को नहीं लेके जाएगा। तो क्योंकि चैनल ये जो पंप्स होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ ही बाइंड करके उनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, तो ये वाला ट्रांसपोर्ट भी हाईली स्पेसिफिक होता है, राइट? like facilitated diffusion, comma, active transport is also specific. Active transport is also very specific due to involvement of pump proteins. ठीक है guys, do let me know when done. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हैं, लास्ट वाले में, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। Sir, done. हो गया, चलें आगे। डन एवरीवन? Just a minute. Yes. 1 minute, sir. ओके, समझ आ रहा है सबको ये? Yes, sir. ओके, बस जल्दी से बल्क ट्रांसपोर्ट को भी खत्म करेंगे, फिर हम लोग असाइनमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है? चलो, आई होप एवरीबॉडी इज डन। ठीक है बच्चों? Excuse me, sir. Yes, sir. हाँ बेटा। सर आज की क्लास के बाद हम बाकी के असाइनमेंट्स कर पाएंगे? नहीं, ये तो अभी फर्स्ट का ही कुछ चल रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास से सेकंड असाइनमेंट स्टार्ट होगी, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। राइट डाउन बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों चलो एक चीज ध्यान दो, मान लो कोई सेल है, उसके अंदर कोई वायरस एंटर कर रहा है ना, उस सेल के अंदर मान लो कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया एंटर कर रहा है। क्या बच्चों
ये जो पैथोजेंस होते हैं वायरस बैक्टीरिया, इनका साइज इतना बड़ा होता है कि ये किसी चैनल के थ्रू पास नहीं हो सकते और ना ही ये लिपिड्स के थ्रू पास हो सकते हैं। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? जो पैथोजेंस होते हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो उनके लिए, पहली बात तो कोई सेल जो है वो पैथोजन के लिए चैनल बना के नहीं रखेगा, है ना। अगर कोई पैथोजन कोई अटैक मेरे पे करने आ रहा है तो क्या मैं उसके लिए रास्ता बना के रखूंगा कि भाई आ जा? बताओ मुझे। नो No, No, sir. sir. No, अगर sir. मेरे पे कोई अटैक करने आ रहा है तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए कोई चैनल नहीं बना के रखूंगा ना कि जिससे उसकी एंट्री हो पाए। और वैसे भी अगर बनाऊंगा भी तो चैनल्स का साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया वायरस वगैरह। तो बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो है वो चैनल्स के थ्रू या लिपिड्स के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन हमें पता है फिर भी पैथोजेंस हमारे सेल्स के अटैक करते हैं, वायरस फिर भी हमारे सेल्स में जाता है, बैक्टीरिया फिर भी हमारे सेल्स में जाके अटैक करते हैं, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, फिर sir. ये जो Yes, पैथोजेंस sir. होते हैं, फिर जो पैथोजेंस होते हैं इनके पास कोई, इसका मतलब कोई ना कोई और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये हमारे सेल्स के अंदर आते जाते हैं। तो वो जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जनरली पैथोजेंस हमारे सेल्स में एंटर कर जाते हैं या एग्जिट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है बाहर से अंदर आना, एक्सोसाइटोसिस का मतलब है अंदर से बाहर जाना। अब बच्चों हम लोग एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं। लेट्स से मान लो किसी पैथोजन ने, किसी वायरस ने हमारे सेल के अंदर एंटर करना है। तो बच्चों ध्यान दो, हमारे सारे सेल्स के सरफेस पे कुछ यूनिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इस तरह से, जो सेल ने अपने पर्पस के लिए बनाए होते हैं। हमारे सेल्स के सारे सेल्स के सरफेस के ऊपर ऐसे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल ने अपने यूज के लिए बनाए होते हैं। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं वायरस वगैरह या कुछ भी, ये क्या करते हैं, ये इनमें से किसी ना किसी एक प्रोटीन को जाके बाइंड कर जाते हैं। ये इनमें से किसी ना किसी एक प्रोटीन को जाके बाइंड कर जाते हैं और ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। इनको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। ये प्रोटीन्स हमारे सेल ने पैथोजन के लिए नहीं बनाए, लेकिन पैथोजन ने हमारे इन प्रोटीन्स को हाईजैक कर लिया काइंड ऑफ। सेल ने तो अपने यूज के लिए बनाए हुए हैं, है ना, लेकिन सेल ने, पैथोजन ने इस प्रोटीन को जाके हाईजैक कर लिया और उसके साथ बाइंड कर गया। बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स जो है, एक बार मान लो ये प्रोटीन है, इसके साथ कोई पैथोजन आके बाइंड कर गया, तो ये बाइंडिंग जो है पैथोजन की इस प्रोटीन के साथ एक सिग्नलिंग स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण ये प्रोटीन वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ धस जाती है, अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है, लाइक दिस। अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो जाती है, जिसमें प्रोटीन भी अंदर आ जाता है और साथ में पैथोजन भी अंदर आ जाता है। और कुछ टाइम के बाद ये जो इन्वेजिनेशन अंदर हुई है ये टूट के अलग हो जाती है मेम्ब्रेन से, और जिससे और पैथोजन जो है वो अंदर एंटर कर जाता है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है जिसमें कोई पैथोजन या कोई और पार्टिकल या कोई और सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसके साथ बाइंड करता है, मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करवाता है और फिर अंदर आ जाता है, उसको बोलते हैं एंडोसाइटो, इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और ये वाला बल्क ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई सब्सटेंस अंदर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। उसी तरह से अगर वो बाहर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes. चलो राइट डाउन। bulk transport, it is of two types. Number one, endocytosis. Number one, endocytosis. Here a pathogen or any other substance or any other substance enters into a cell by binding with a receptor protein, and then causing invagination of the plasma membrane as follow.
ठीक है बच्चों, जब ये हो गया मेरे को बताना। अब एंडोसाइटोसिस भी दो, एंटर इनटू अ के बाद क्या लिखा है? एंटर इनटू अ सेल। ओके ठीक है, एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स। ए फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इसको सेल ईटिंग बोलते हैं। इसमें जो कोई सॉलिड सब्सटेंस या पैथोजन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एंटर करेगा। हियर अ पैथोजन or any substance enters the cell in solid form, in solid form. दूसरा होता है पिनोसाइटोसिस, सेकंड इज पिनोसाइटोसिस, इसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग। हियर a substance enters the cell in dissolved form, in dissolved form। ठीक है गाइस, तो दो तरह का एंडोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग बोलते हैं जिसमें सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में एंटर करेगा। पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं जिसमें सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में एंटर करेगा। राइट गाइस, जब हो गया प्लीज लेट मी नो एवरीवन। सर डन। हो गया बच्चा भारती, सबका समझ आ रहा है सबको ये एंडोसाइटोसिस one minute, क्या sir. होता है? सर Wait, sir. ओके बच्चों, करो जल्दी। यस तन्मय, नो वैष्णव। एंटीजेंस वगैरह क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना अभी, बट दीज आर रिसेप्टर्स आर नॉट एंटीजेंस। चलो, आई होप एवरीबॉडी इज डन। इनवेजिनेशन का मतलब होगा अंदर धस जाना, अंदर धसना। ठीक है समीर, चलो गाइस, नेक्स्ट टाइटल दो, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, हियर a substance or like protein, enzyme or a pathogen exits the cell by causing evagination of the cell membrane, by evagination of plasma membrane। इनवेजिनेशन का मतलब है अंदर की तरफ धसना, इवेजिनेशन का मतलब है बाहर की तरफ निकलना। मैंने जो टर्म बताई थी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, उसके लिए टर्म यूज करते हैं टुवर्ड्स ग्रेडियंट, है ना। अगेंस्ट ग्रेडियंट टर्म मैंने तुम्हें लिखवा दी थी, है ना। ठीक है बच्चा, तो एक्सोसाइटोसिस जब हो गया मेरे को बता देना। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट। ठीक है बच्चों, चलो हो गया, चलें आगे। असाइनमेंट शेयर करूं मैं स्क्रीन पे। अब रुक जाओ, मैं तुम्हारे डाउट्स ले रहा 1 हूं। मिनट। रुको, मैं तुम्हारे डाउट लेता हूं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। कंप्लीट करो इसको जल्दी से। सर चलो आपने इतने मूवमेंट के बारे में भी लिखवाना था। किसके, हाँ अच्छा, टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी लिखवाना है। ओके रुको, रह गया बच्चों, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह गया। सुमेधा रुक जा बस 1 मिनट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर 2 मिनट पीछे वाली स्लाइड दिखाना। 2 मिनट इतना टाइम लगेगा सर, देखो। 1 मिनट, एक वर्ड देखना है। ये वाली ओके सर, हो गया सर। टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले लिखो ए लेटरल मूवमेंट्स।
लेटरल मूवमेंट्स कौन बताएगा, जिसको किसको याद है लास्ट क्लास में क्या होती है? हाँ lateral movement is when they move in a lipid monolayer only. हाँ, When मतलब proteins किसी भी move. सब्सटेंस की जो मूवमेंट होती है जो विद इन वन मोनोलेयर होती है, दैट मूवमेंट इज नोन एज अ लेटरल मूवमेंट। जैसे कि प्रोटीन्स की भी लेटरल मूवमेंट्स होती हैं और लिपिड्स की भी लेटरल मूवमेंट्स होती हैं, दे आर वेरी कॉमन। इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ movements within one monolayer, movements within one monolayer. Both lipids and proteins undergo lateral movements. Second one is flip-flop movements. These are the movements that occur from one monolayer to other. Proteins never undergo flip-flop movements. Proteins never show flip-flop movements, but lipids rarely do. बच्चों मैंने तुम्हें बताया ना फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स नहीं होती, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस करना पड़ेगा, और प्रोटीन्स के लिए वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन्स का जो सरफेस होता है जनरली वो हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर होता है, और लिपिड्स के अंदर भी पोलर हेड होता है, क्योंकि तो वो भी बहुत रेयरली ही मूव करते हैं हाइड्रोफोबिक कोर को क्रॉस करके। समझ आ रहा है सबको ये चीज? चलो I'll take your doubts बच्चों, एक करके raise your hands please, I'll take your doubts. Yes सुमेधा बोल बेटा। सर एक मिनट, आपने टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लिखवाने थे, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी रह गया, अच्छा रुक जाओ फिर अगेन सुमेधा गिव मी 1 minute। चलो नेक्स्ट टाइटल तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, टाइप्स लिख ऑफ लिए थे मेम्ब्रेन। सर, वो तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नहीं वो नहीं, एक और है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, Number 1 is the channel proteins, channel or carrier proteins, बच्चों चैनल और कैरियर प्रोटीन तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना, वो प्रोटीन्स जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो किसी सब्सटेंस को हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करवाते हैं। ये तो क्लियर है सबको? These are the transmembrane proteins which move substances from their high concentration to low concentration, Second is a pump proteins। पंप प्रोटीन भी तुम्हें समझ आ गया होगा, ये वो प्रोटीन्स हैं जो किसी सब्सटेंस को एनर्जी कंज्यूम करके अगेंस्ट ग्रेडियंट मूव करवाते हैं। These are the proteins which cause movement of a substance against gradient using energy in the form of ATP. Third is the receptor proteins। बच्चों रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये एंटीना की तरह प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ये बाहर से सिग्नल को रिसीव करते हैं, किसी सब्सटेंस से सिग्नल को रिसीव करते हैं और उस सिग्नल को अंदर पास कर देते हैं। तो एंटीना जैसे एंटीना का काम होता है ना, वैसे ही।
चलो, these are the antenna proteins. These are the antenna proteins which receive information and pass it to inside of cell ठीक है, pass it to inside of cell. बस यही करना था, ठीक है. चलो, यस सुमेधा बोल बचे. So when a person is on medication, then the medicine moves into the cell through active transport or bulk transport. वो डिपेंड करेगा, है ना. दोनों चीजें हो सकती हैं. वो डिपेंड करता है जो मेडिसिन दैट पर्सन इज टेकिंग उसका मैकेनिज्म क्या है एंट्री का, और वो चैनल, अगर वो मेडिसिन का साइज छोटा है तो माइट बी कि वो चैनल के थ्रू जा रही हो, अगर नहीं है तो हो सकता है वो किसी रिसेप्टर के थ्रू एंडोसाइटोसिस से जा रही है. तो बहुत पॉसिबिलिटीज आते हैं. Okay, sir. So, and when in endocytosis, the receptor remains outside of the cell, or when it does the endocytosis, it also goes inside the cell. हाँ, पहले तो आउटसाइड होगा, अंदर जाके वो डीजेनरेट हो जाएगा और उसकी जगह मेम्ब्रेन के सरफेस पे इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ न्यू रिसेप्टर. Okay, sir. Thank you. यस अर्नव. सर मैंने ये पूछना है कि जो ट्राइलेमुलर मॉडल में हाँ. लाइट एंड डार्क बैंड लेयर्स थी, वो हाँ. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या है? जो पोलर हेड्स होते हैं वो डार्क लेयर्स हैं, जो अंदर कोर है टेल्स की वो लाइट लेयर है. ओके सर. यस जय बेटा. सर बल्क ट्रांसपोर्ट रिपीट कर दो, स्टार्टिंग वाला पार्ट उसका. क्या रिपीट करना है उसमें? सर बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं समझ में आया. बल्क ट्रांसपोर्ट में मतलब वो ट्रांसपोर्ट जो रिसेप्टर वगैरह, वो जो चैनल के थ्रू नहीं हो रहा, सिंपली कोई सब्सटेंस आएगा, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ धक्का दे देगा और अंदर चला जाएगा. ओके सर. समझ आया? यस सर. यस राधिका. सर तो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते? रिसेप्टर प्रोटीन्स आर स्पेसिफिक, बट पैथोजेंस भी तो इतने स्मार्ट होते हैं ना कि वो अपनी स्ट्रक्चर को उस रिसेप्टर प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं. ओके सर. एंड सर पंप प्रोटीन्स ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं ये भी ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं. यस. और सर ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाते हैं. हाँ. तो उसको मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम ऑस्मोसिस नहीं बोल सकते? ऑस्मोसिस भी होती है, बट ऑस्मोसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट की मूवमेंट. तो वाटर की मूवमेंट को ऑस्मोसिस भी बोल देते हैं, बट ऑस्मोसिस करवाने के लिए भी चैनल्स के थ्रू ही होगी, मेम्ब्रेन के थ्रू. तो ठीक है. ओके सर. यस अमृत. सर मैंने पूछना था कि रॉबर्टसन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स में होता है. एक के अकॉर्डिंग अल्फा प्रोटीन्स होते हैं, एक के अकॉर्डिंग बीटा प्रोटीन्स होते हैं. वो हम लोग 11th क्लास में करेंगे उतनी स्पेसिफिक डिटेल्स, क्योंकि तुम्हें अभी अल्फा बीटा प्रोटीन्स के बारे में कुछ पता नहीं है. ठीक है, तो इसलिए मैंने वो अभी नहीं बताया. ओके सर. हाँ चलो गाइस, मैं असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. यस गुण में बोल. पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये क्या होता है? जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स को इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को पेरिफेरल प्रोटीन भी बोल देते हैं. पेरिफेरल का मतलब जो सरफेस पे है. गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सर. इंट्रिंसिक को इंटीग्रल, एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल. यस इशिका. सर जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिर्फ आउटर साइड पे होते हैं, इनसाइड भी होते हैं? रिसेप्टर्स बाहर की तरफ ही होते हैं, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ना मॉलिक्यूल की, जनरली बाहर वाली इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है ना. सेल के अंदर तो इंफॉर्मेशन, कोई सब्सटेंस होगा वो अंदर इंफॉर्मेशन दे देगा ही. सर फिर जो तू एक्साइटोसिस बता, जो एंटीना है हमारे घर में, वो छत पे लगाएगी या घर के अंदर लगाएगी? छत पे सर. क्यों? क्योंकि सिग्नल तो बाहर से आना है ना, यस सर. इसलिए. सर फिर एक्साइटोसिस के टाइम एविगिनेशन कैसे होती है? इवेजिनेशन उसके लिए मतलब उसके लिए थोड़ा सा, उसके लिए रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. उसमें गोल्जी का रोल होता है. वो मैं तुम्हें करवाऊंगा जब गोल्जी करेंगे. ठीक है. ओके सर. हाँ. यस राधिका. सर लास्ट क्लास में आपसे पूछा था मैंने कि मतलब अगर कोई प्रोटीन टोटली एम्बेडेड हो मेम्ब्रेन में तो वो फ्लिप फ्लॉप करेगा कि नहीं? आपने कहा था कुछ और मैकेनिज्म होता है उसका.
वो बता दो क्या होता है। जैसे ये होता है, नहीं उसको फ्लिप फ्लॉप नहीं बोलते। यस सर। देखो जैसे मैं तुम्हें बताऊं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं ऐसे, मान लो ये मेम्ब्रेन है, कुछ प्रोटीन जो है वो पूरे एम्बेडेड होते हैं। मान लो यहाँ पे कोई प्रोटीन है, ये पूरे तरीके से एम्बेडेड है, यस सर। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यस सर। लेकिन इस प्रोटीन की मूवमेंट को फ्लिप फ्लॉप नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट उसी को बोलते हैं। फ्लिप फ्लॉप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वाला जो प्रोटीन है, ना तो ये अपर मोनोलेयर को बिलोंग कर रहा है, ना ये लोअर मोनोलेयर को बिलोंग कर रहा है। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, उसी सब्सटेंस के जो किसी एक पर्टिकुलर मोनोलेयर को बिलोंग करता है। ओके सर। एंड सर जो ये प्रोटीन है उसकी ये हाइड्रोफिलिक क्यों होगा ये भी? इसका सरफेस हाइड्रोफोबिक होगा पूरा। ओके सर। और कोई डाउट किसी को? जय जय बोल। सर जैसे वायरस होते हैं वो बाहर सेट होते हैं और उसकी बॉडी में जाते हैं, वो लिविंग हो जाते हैं, सर वो कैसे होता है? वो तो यार वो वायरस, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट वायरस राइट नाउ, ठीक है, वो अलग टॉपिक है वायरस वाला। चलो रुको, मैं एक सेकंड असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ। वायरस वाली चीजें वो हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में 11th में करेंगे। वायरस पूरा एक फुल फ्लैश टॉपिक है तुम्हारा 11th क्लास में, ठीक है। ओके सर। चलो गाइस जस्ट 1 सेकंड, क्या सबको असाइनमेंट दिख रही है यार स्क्रीन पे? Yes, sir. यस सर। यस सर। हो सकता है आज सारे क्वेश्चंस ना हो पाए, ठीक है, तो हम लोग जो ना हुए वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट किसी को? एनीवन? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 आज हो जाएगा, अभी पढ़ के देखो। चलो मतलब ये मूवमेंट हमने आज करी है ना, तो अभी ट्राई करो ये क्वेश्चन क्या तुमसे हो रहा है। सर ऑल ऑफ देम आर ट्रू। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स ही ठीक है, ठीक है। जनरली सारे सेल्स में ही एंडोसाइटोसिस होता है किसी ना किसी चीज का, और एंडोसाइटोसिस ज्यादा कॉमन होता है पिनोसाइटोसिस से। और मैंने तुम्हें बताया भी ना कि जो एंडोसाइटोसिस है रिसेप्टर मेडिएटेड, दैट कैन बी एन एंट्री पॉइंट फॉर वायरसेस। ये बताया ना मैंने तुम्हें आज की, इसके थ्रू पैथोजेंस वगैरह हमारे सेल्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. So can you please explain the third statement of this थर्ड question? स्टेटमेंट में इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम वॉल्यूम, मतलब ये जस्ट एक मतलब यू नो काइंड ऑफ फैक्ट है कि कोई भी सेल जो है वो जो मटेरियल अपटेक करता है उसकी अमाउंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जितना वो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहा है। जैसे हमारी बॉडी में भी तो देखो ना कि जैसे हमारी बॉडी है, हम लोग जितना फूड इनटेक करते हैं उसको कंज्यूम भी तो करेंगे ना उसका कुछ पार्ट, और जो हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट होता है वो कम होता है उससे। पूरे दिन में हमने जितना फूड खाया उसके कंपैरिजन में लेस फूड हम लोग इजेस्ट आउट करते हैं, क्योंकि उसका कुछ पार्ट हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह सेल के अंदर जो चीज एंटर कर रही है उसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम कर लेगा, है ना। एक्सोसाइटोसिस जनरली वेस्ट प्रोडक्ट्स का होता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स तो कम बनेंगी ना, क्योंकि उसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम भी करेगा। गॉट इट? Yes, sir. समझ आया बेटा जी? Yes, sir. ओके चलो। सर जो फोर्थ स्टेटमेंट है हाँ, वो कहती है पाइनोसाइटोसिस अपटेक्स मॉलिक्यूल्स सिलेक्टिवली अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सेल। हाँ, इट इज पॉसिबल कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है ना, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं जा सकते, देयर इज पॉसिबिलिटी कि सेल उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स बना के अपटेक करे। तो सर व्हाट आई मेंट वाज कि हमेशा ऐसे होगा नहीं, कभी-कभी तो फोर्सफुली भी आ सकते हैं। फोर्सली भी आ सकते हैं, फोर्सली तो बाहर का कोई मॉलिक्यूल आएगा, लेकिन सेल अपने अकॉर्डिंग भी करवा सकता है। दैट्स व्हाट इट मींस। इट इज नॉट सेइंग कि फोर्सफुली नहीं हो सकता। ओके सर। इसने फोर्सफुली को तो डिनाई नहीं किया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रही है अश्विका? अनम्यूट करके बोलो। हाई आयनिक बफर का मतलब है कि कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, कोई बहुत ही सोल्ट वाला सोल्यूशन, जो कि डिटर्जेंट वगैरह हमने किया ना, डिटर्जेंट्स वगैरह से हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को हटा सकते हैं, इंट्रिंसिक को नहीं। तो डिटर्जेंट का मतलब है हाई आयनिक स्ट्रेंथ बफर का मतलब है कोई डिटर्जेंट। सर और इंटैक्ट ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन कोई भी इंटैक्ट ऑर्गेनेलिक मेम्ब्रेन का मतलब किसी ऑर्गेनेली की पूरी मेम्ब्रेन जो डैमेज नहीं हुई, कंप्लीट है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 सर
हाँ, Question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है. Yes, sir. If one could suddenly remove all the proteins from the plasma membrane of a cell without destroying the cell, which of the following would one expect to happen? अगर हम लोग सारे प्रोटीन्स को हटा दें without destroying the membrane तो क्या होगा? ये बी आ जाएगा ना बेटा, आज बताया. ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन वुड स्टॉप. आयंस क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. Yes, sir. और पोलर मॉलिक्यूल किसके थ्रू जाते हैं? चैनल्स के थ्रू जाते हैं या कैरियर्स के थ्रू जाते हैं? तो अगर चैनल कैरियर्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. अगर हमने उसको हटा दिया तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है जैसे कि आयंस का वो रुक जाएगा. इजंट इट? Yes, yes. आ गया समझ? Thank you. हाँ अमृत. सर इस क्वेश्चन के डी पार्ट में जो मिशन प्रोटीन्स है सर, उसका मतलब क्या है? रिप्लेस द मिशन प्रोटीन. आई थिंक ये कुछ वर्ड यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है. मिशन नहीं होगा कुछ. ठीक है. ओके सर. सर और फोर्थ क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट सही रुक नहीं जाओ, है? अभी फोर्थ पे आ रहे हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following concerning the living eukaryotic cell is false? Which of the following concerning living eukaryotic cell is false? Membrane controls which hydrophilic organic molecule pass into and out of the cell. ये ठीक है, membrane ही कंट्रोल करते हैं सारा कुछ कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा. क्योंकि जो जिसके लिए चैनल प्रोटीन्स होंगे मेम्ब्रेन के अंदर वो अंदर या बाहर आ पाएगा, जिसके लिए नहीं होंगे वो नहीं आएगा. लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. ये गलत है बेटा. हम लोग करेंगे आगे सेंट्रियोल के अराउंड. सेंट्रियोल एक सेंट्रियोल जो है वो विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली में हमने बनाया था ना फ्लो चार्ट में. देख ओके सर. अमृत देख, सेंट्रियोल को हमने मेम्ब्रेन लेस वाले कैटेगरी में रखा हुआ है. यस सर, वो मैंने लाइसोसोम देख लिया, सेंट्रियोल में देखा था. हाँ चलो. Sir, in the fourth question, in third statement, you said that membranes are quasi-fluid. मतलब यहाँ बिल्कुल यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन शुड भी देखो क्वासी फ्लूइड है ना. बट यहाँ पे देखो बहुत बार तुम्हें ऐसा होगा जहां पे यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन. तो अगर बेस्ट ऑप्शन की बात करेंगे ये तो बिल्कुल ही गलत है. ये पार्शियली ठीक है तो इसलिए प्रायोरिटी हम लोग इसको दे सकते हैं. अदरवाइज अगर ये ना होता तो इसको गलत मान लेते. गॉट इट? सर Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर ई ऑप्शन में भी सेमी परमिएबल है. अगेन सेमी परमिएबल हम लोग सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं है ना. तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एक्वापोरेंस के थ्रू सिर्फ सोल्यूट पास, सिर्फ वाटर पास करता है. उस रिस्पेक्ट में कई जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल भी लिखा होता है. ओके सर. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 5. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. सर वो जो आपने ई पॉइंट बताया था कि वो सेमी परमिएबल वाला, सर वो दोबारा रिपीट कर दो. मैंने ये बोला कि ये जो सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज होती है वो सिर्फ वाटर के रिस्पेक्ट में यूज होती है कि क्योंकि जो एक्वापोरेंस होते हैं वो वाटर स्पेसिफिक चैनल्स होते हैं जिसमें से सिर्फ वाटर जाता है. तो अगर मैं ये मान लूं कि मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ एक्वापोरेंस है, कोई और चैनल नहीं है, तो उसको हम लोग सेमी परमिएबल कई जगह कंसिडर किया होता है मेम्ब्रेन को विद रिस्पेक्ट टू वाटर ओनली. ओके सर. यस कुशल बोल बेटा. सर मुझे फिफ्थ नहीं समझ आया. कौन सा? अच्छा फिफ्थ. फिफ्थ क्वेश्चन. ठीक है आ रहे हैं उस पे. गुण में कोई डाउट? सर फिफ्थ वाला. हाँ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? ये क्वेश्चन यार देखो ये एक्सट्रीम लेवल के क्वेश्चंस है ना. तुम लोग धीरे धीरे इस ट्रैक पे आओगे कि तुम लोग अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर सको कि तुम्हें कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज करना है. तो हम लोग धीरे धीरे एक उस डायरेक्शन में जाने के लिए ये हमारा एफर्ट है. ये तो अभी पहली असाइनमेंट है हमारी. ठीक है. चलो. Animal cells were placed in a water containing sodium and potassium ions. After 10 minutes, the concentration of sodium has increased in the solution, but the concentration of potassium had decreased. हमने एक सेकंड, हमने एनिमल सेल को रखा वाटर सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर सोडियम भी था और पोटाशियम भी था. सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गई. When the experiment was repeated with glucose added to the solution, the concentration of sodium increased faster, and but decrease in potassium was same as in the first experiment. Which statement best? देखो ये क्या है. पहले क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्वेशन है ये समझ आ रहा है? यस सर. अब देखो ये बोल रहा है कि हमने
एक सेल को सोडियम और पोटाशियम के सोल्यूशन में रखा, विद टाइम पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, पोटाशियम की कम हो गई, तो इसका मतलब पोटाशियम अंदर चला गया और सोडियम अंदर से बाहर आ गया, तभी बढ़ी ना। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ये आगे बोल रहा है कि हमने इस सोल्यूशन के अंदर ग्लूकोज ऐड किया, ग्लूकोज ऐड करने से सोडियम की जो बाहर कॉन्सेंट्रेशन है वो और फास्ट हो गई बढ़नी, और लेकिन पोटाशियम की कॉन्सेंट्रेशन उसी रेट पे कम हो रही थी जैसे कि पहले थी। ये समझ आ रहा है? यस सर। अब बच्चों Yes, हमें sir. पता है Yes, sir. कि ग्लूकोज जो होता है वो सेल्स के लिए एक एनर्जी सोर्स है। यस ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इजंट इट? Yes, sir. तो अगर एनर्जी सोर्स देने से सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन फास्ट बढ़ने लग गई, तो इसका मतलब सोडियम का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली हो रहा है, Yes, sir. यस सर। और पोटाशियम को कोई फर्क नहीं पड़ा एनर्जी सोर्स आने से, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? Passive. आंसर वुड बी बी। अंडरस्टूड? ओके सर। Yes, sir. दिमाग लगाना आ रहा है कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस? यस सर। मतलब तुमने ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं करे होंगे, दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम की हमें थॉट प्रोसेस डेवलप करना है ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 खुद करो, अब दिमाग लगाओ खुद। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ होगा, बट अभी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने के बाद। तो तुम लोग खुद देखोगे कि देखो यार तुम्हारा थॉट प्रोसेस उसी डायरेक्शन में अपने आप सोचने लग गया। सर इज इट बी? नहीं ऐसे तुक्के मत मारो, पहले रुको, मुझे चैट बॉक्स में A. आंसर भेजो, अपना चैट बॉक्स में भेजो। Write your answer in the chat box quickly. I'm giving you 1 more minute to write the answer. माइक बंद कर लो यार, किसका ओपन है? कुशल। चलो अब देखो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, आंसर वुड बी ए। ठीक है, आंसर वुड बी ए। देखो, a scientist added a chemical cyanide to stop aerobic respiration. बच्चों साइनाइड एक पॉइजन है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन को रोक रही है। बच्चों रेस्पिरेशन से सेल को क्या मिलता है बताओ? Energy. ATP. एनर्जी। तो इसका मतलब अगर रेस्पिरेशन रुक गई तो एनर्जी आनी बंद हो जाएगी। अगर एनर्जी आनी बंद होगी तो क्या चीज अफेक्ट होगी? डिफ्यूजन Active अफेक्ट होगा, transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा। कौन सा ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगा, एक्टिव या पैसिव? Active transport. एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव, क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए। पैसिव को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा एनर्जी आए ना आए। सर हाँ। सर मेरा डाउट ये है कि जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हाँ, तो ऑक्सीजन पैसिव ट्रांसपोर्ट से आती है, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन उसने रोकनी है तो हम उसने ये वो थोड़ी ना रोक लिखा कि लेंगे। उसने ऑक्सीजन की एंट्री को रोका है। क्या क्वेश्चन में ये बोला कि साइनाइड ऑक्सीजन की एंट्री को रोक रही है? नो सर। देन यस सर। उसने तो ये लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन रुक रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो तो ऑक्सीजन की एंट्री को थोड़ी ना रोक रहा है, ऑक्सीजन तो आ ही रही है, बट ऑक्सीजन के आने के बाद भी एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही। ओके सर। गॉट इट? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। सर इसमें सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा लिख रखा है? Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव। ओके सर। Sir, in this, how do we use our thought process? हाँ देखो, ये इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी केमिस्ट्री आनी चाहिए, मतलब आई थिंक यू विल डेवलप दिस थिंग इवेंचुअली। देखो इनमें से चार्ज पार्टिकल कौन सा है ये बताओ पहले मुझे। Chlorine. Chlorine. Cl नेगेटिव है, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मूवमेंट तो मेम्ब्रेन के थ्रू लीस्ट डिफ्यूजिबल होगा, वो ये तो क्लियर है। जो जो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो लीस्ट डिफ्यूजिबल होगा, वो क्लियर है। So यस why- यस सर। क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं और मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो इसमें तो बाकी सारे ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि जो लीस्ट डिफ्यूजिबल में लीस्ट डिफ्यूजन में 2 नंबर किस पे है, ये ऑप्शन बचेगा और ये ऑप्शन बचेगा, बाकी सारे तो कट गए ना। यस Yes, अब sir. उसके बाद अब देखो यार तुम लोग आगे पढ़ोगे,
CO2 जो है एक गैस है जो इजीली मूव कर जाएगी, उसका साइज भी छोटा होता है। ग्लिसरॉल जो होता है ये लिपिड्स के थ्रू पास हो जाता है इजीली, ये तुम्हें आगे तुम लोग पढ़ोगे है ना विद टाइम। और सुक्रोज जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो जितना छोटा साइज होगा किसी सब्सटेंस का, बच्चों इन तीनों में से CO2, ग्लिसरॉल और सुक्रोज, ये तीनों मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। सुक्रोज नहीं हो सकता क्योंकि सुक्रोज जो है एक शुगर है जिसके लिए चैनल चाहिए होंगे। क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, उससे कम सुक्रोज। ग्लिसरॉल भी पास हो सकता है, CO2 भी पास हो सकता है, लेकिन CO2 ज्यादा क्विकली पास होगा क्योंकि CO2 का साइज जो है वो ग्लिसरॉल के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। कुछ समझ आ रहा है? यस Yes, sir. चलो आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी तुमसे नहीं होगा, उसका रीजन ये सुक्रोज है। is also difficult. हाँ, सुक्रोज के लिए भी डिफिकल्ट है पास होना। सुक्रोज के लिए भी डिफिकल्ट है, बट वो Cl के कंपैरिजन में कम डिफिकल्ट होगा क्योंकि Cl तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है। गॉट इट? Sir, it happens by this process that you told, passive simple diffusion. किस केस में? यहाँ पे क्वेश्चन में यस। Sir, carbon dioxide. हाँ, सिंपल डिफ्यूजन, यस। सर हाँ, सर 6th क्वेश्चन जो था जिसमें हमने रेस्पिरेशन रोक दी थी सेल की, हाँ। उसमें एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी तो आ सकती है। एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है ना? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम्हें मैं समझा देता हूँ, ये तुम्हें नहीं आएगा। The presence of which following amino acid in the channel region of the aquaporin contributes to the electrostatic activity to allow water but not other molecules to pass through. अब बच्चों ध्यान दो, ये जो चैनल प्रोटीन है, मैंने बताया था अंदर से ये पोलर वाटर, इसमें से अगर वाटर पास हो रहा है तो ये अंदर से क्या होगा? पोलर होगा, isn't it? अंदर से पोलर होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, तभी वाटर इसमें से पास कर रहा है। Yes, sir. यस। तो बच्चों इसके ये प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो और प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो अंदर जो अमीनो एसिड होगा वो कोई एक ऐसा अमीनो एसिड होगा ना जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है। यस सर। इनमें से जो 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 तुम लोग 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे, तो इनमें से जो पोलर अमीनो एसिड होता है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है वो कौन सा होता है? एस्पैराजिन। गॉट इट? ओके सर। ओके सर। हाँ, अब बच्चों ये बताओ, जैसे ये क्वेश्चन है, चलो ये इसके ऑप्शन छोड़ दो। अब मुझे ये बताओ, जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन समझ आ रहा है? तुम लोग मुझे ये बताओ, इसमें अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं, ए हाइड्रोफिलिक, बी हाइड्रोफोबिक, अब बताओ दोनों में से क्या आंसर आएगा? Sir, A. हाइड्रोफिलिक। आंसर क्वेश्चन ढंग से पढ़ो और बताओ मुझे। ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन में जो प्रोटीन का पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स का बना होगा, हाइड्रोफोबिक का? हाइड्रोफिलिक। फोबिक का होगा। ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन जो है वो टेल के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा और टेल्स हाइड्रोफोबिक नहीं होती। ये बात ऑब्वियसली बात है, उसने अंदर की तो बात करी नहीं है, वो किसकी बात कर रहा होगा? है ना, आउटसाइड की बात कर रहा होगा, है ना। उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, उसने ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन यार देखो, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, ये ट्रांसमेम्ब्रेन की बात कर रहा है ना। बाहर वाला तो हाइड्रोफोबिक होगा ही होगा, ये तो श्योर है। यस सर। और उसने अंदर वाले की बात क्या कर रही है? वो तो सिर्फ ये सरफेस पे पूछना चाह रहा है कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। वो तो हाइड्रोफोबिक ही होगा ना। चलो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगर वो स्पेसिफाई करता आउटर कौन सा होगा तो हाइड्रोफोबिक, इनर कौन सा होगा वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो ये अभी छोड़ दो अमीनो एसिड्स, क्योंकि तुम्हें अमीनो एसिड्स के बारे में नहीं पता, बट तुम्हें ये समझ आ रहा है कि आंसर किस बेसिस पे करना है? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बेसिस पे करना है। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर ये आपने हमें अभी भी करवाया था। क्या चीज है? हाँ, ये अभी करवाया था, करो। हो रहा है या नहीं हो रहा देखो। What are uniporters and symporters? यूनिपोर्टर वो होते हैं वो चैनल जो एक बारी में एक ही सब्सटेंस को पास होने देते हैं। सिम्पोर्टर वो होते हैं जो एक बार में दो सब्सटेंसेस को पास होने देते हैं। ठीक है? ओके सर।
अगर किसी चैनल से दो डिफरेंट सब्सटेंस साइमल्टेनियसली पास हो रहे हैं वो सिम्पोर्टर, अगर एक ही सब्सटेंस पास होता है उसमें से दैट इज अ यूनिपोर्टर। ठीक है? Yes. इस स्पीड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ना बच्चों इसका आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से, सोचो। डी। से ए लग रहा है। ए ऑप्शन आंसर वुड बी ए, नॉट डी। देखो मैंने बताया था जो जो यहाँ पे ये बताओ गुणमें किसकी बात हो रही है, सिंपल डिफ्यूजन की बात हो रही है या फैसिलिटेटेड की बात हो रही है? सर फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड की मैंने बताया था, फैसिलिटेटेड एक लेवल तक बढ़ सकता है उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, ये तो क्लियर है, ये ऑप्शन यस सर। है ना। इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू सबसेट कॉन्सेंट्रेशन, ये क्लियर, ये गलत है, एक लेवल Yes, तक बढ़ेगा sir. उसके बाद तो नहीं है। इज ग्रेटर इन यूनिपोर्टर देन, ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। डू Yes, नॉट sir. डिपेंड ऑन सैचुरेशन ऑफ द कैरियर, ये डिपेंड करता है ना सैचुरेशन पे। सर बट यहाँ पे तो वेलोसिटी पूछा है ना। हाँ तो वेलोसिटी वेरी करेगी ना, अगर सैचुरेट हो गया तो वेलोसिटी उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। नहीं सर वो इतना नहीं सर, लाइक वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगी थ्रू द क्यों वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहेगी? वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट की वेलोसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन पर यूनिट टाइम, है ना, दिस विल बी द वेलोसिटी। तो अगर एक चैनल है और एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल जाएगा एक बार में, दो है तो दो जाएंगे, तीन है तो तीन जाएंगे। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी एक मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है। जब सैचुरेशन आ गई तो उसके बियॉन्ड वो कांस्टेंट हो गई ना, इनिशियली बढ़ रही थी। Yes. समझा कुछ? ओके सर, ठीक है सर। हाँ तो फिजिक्स लगाओ थोड़ी सी मतलब। एक्सक्यूज सर, हाँ तो इसमें डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? कौन सा डी? डॉग सर ई ई, हाँ ई पे आ रहे हैं। वेरीज विद द सबसेट कंसंट्रेशन इन द सेम वे एज ऑब्जर्व्ड फॉर द सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा थोड़ी ना होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट अलग होता है। सिंपल डिफ्यूजन में तो जितना सबसेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा डिफ्यूजन उतना बढ़ता जाएगा, हमेशा ही कोई सैचुरेशन नहीं आएगा। लेकिन फैसिलिटेटेड वाले केस में तो एक पॉइंट के बाद सैचुरेशन आ जाएगी ना, वो सिंपल डिफ्यूजन जैसा तो नहीं हुआ ना बेटा। ओके सर। गाइस समझ आया ये? यस सर। बताओ ई ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा गुण में, टेल मी फास्ट। सर बिकॉज सिंपल डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो कैरियर मेडिएटेड है वो कुछ हद तक होती है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो उसके जाती बाद है। वो कांस्टेंट होते, तो एक का तो ग्राफ वो ऐसा जाता जाएगा, एक का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो डिफरेंट हो गया ना बच्चों। अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं डिफ्यूजन का कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एक तरफ रेट ले लो रेट या वेलोसिटी ले लो, और एक तरफ क्या ले लो, एक तरफ ले लो सबस्ट्रेट सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैंने दो ग्राफ बनाए, एक ऐसा और एक ऐसा, एक ए ग्राफ है एक बी ग्राफ है। अब इनमें से बताओ मुझे सिंपल डिफ्यूजन का कौन सा ग्राफ है, ए या बी? बी किसका है, सिंपल का या फैसिलिटेटेड का? बी। सिंपल। और ए वाला कौन सा है? कैन यू से कि ए वाला फैसिलिटेटेड का है? नो नहीं, हाउ कैन यू से ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का ग्राफ है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू के बाद कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन सिंपल वाले में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। चमक रहा है कैसे सोचना है इन क्वेश्चंस को? यस सर। तो हमें सिर्फ ये नहीं है कि बायो में ग्राफ्स नहीं होते, हम लोग बायो में भी ग्राफिकली चीजें रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? तो बच्चों ऐसा करना है ना। तो ये बाकी जो बची हुई असाइनमेंट है, इसको जितना कोशिश हो सके अपने दिमाग को जोर लगा के करना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आएगा। ये सारे मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया कि कैसे सोचना है, इजंट इट? यस सर। यस सर। और किसी को कोई डाउट पूछना है मेरे से, कोई भी? हाँ सर अगर हम ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल्स को इंक्रीज कर दें स्पेसिफिक सब्सटेंस के, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी? उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट हम लोग इंक्रीज कैसे करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। नहीं मतलब जनरली अगर हम बात करें, हाँ अगर करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी, बट एक पॉइंट के बाद कितना इंक्रीज कर पाओगे, है ना? एक पॉइंट के बाद तो वो भी सैचुरेट हो जाएंगे ना। यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर एक बार ये फैसिलिटेटेड वाले मूवमेंट में सर वो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट दोबारा बता दो। कौन सा बेटा? सर वो ग्राफ बाद में कांस्टेंट क्यों हो जाता है सर,
वो वाला मैंने तुम्हें कार वाली एग्जांपल दी थी ना, अगर कार में 5 सीट्स हैं तो 5 लोग ही जाएंगे ना एक बार में। यस सर। तो मान लो पहले एक सीट खाली, पहले एक जना बैठा तो एक बंदा ट्रांसपोर्ट हो गया, 2 बैठे तो 2 भी ट्रांसपोर्ट हो गए, 3 बैठे 3 भी ट्रांसपोर्ट हो गए, 4 बैठे 4 भी हो गए, 5 बैठे 5 भी ट्रांसपोर्ट हो गए। तो स्टार्टिंग में जब तक सीटें खाली थी तब तक नंबर ऑफ पर्सन ट्रांसपोर्टेड पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो रहा। यस सर। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन, 4 पर्सन, जब सीट्स भर गई कार की सारी, 5 की 5 सीट फुल हो गई, तो उसके बाद 6th पर्सन तो नहीं बैठ सकता। तो फिर जितने मर्जी पर्सन्स हो, जितना मर्जी सब कंसंट्रेशन हो है ना सब्सटेंस का, उस पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। डिपेंड किस पे करेगा? कार में सीट्स कितनी है। यस सर। उसी तरह जितना मर्जी कंसंट्रेशन हो, लेकिन अगर सोल्यूट सारे फिल, अगर चैनल सारे फिल हो गए, तो चैनल्स के अंदर सीट खाली है या नहीं उस पर डिपेंड करेगा, ना कि सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर चैनल की सीट सारी फिल होगी 5 पे आने पे, तो उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। यस सर। कुछ समझा जी? यस सर। हाँ, एनीथिंग एल्स गाइस? नो। चलो तुम लोग घर पे दिमाग लगाना, जोर देना थोड़ा सा, है ना। जितना तुम लोग जोर लगाओगे मुझे बहुत मजा आता है, मतलब ऐसे डीप कंसेप्चुअली पढ़ाने में, तो हम लोग उतना ज्यादा डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी ओपन टू डिस्कशन, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस असाइनमेंट को अच्छे से चीर फाड़ करेंगे, इसकी पढ़ के आना, सारे क्वेश्चन सारे ऑप्शंस को सोचना, जो तुम्हें नहीं पता उसको क्लियरली टिक लगा लेना। बहुत सारी चीजें हो सकता है तुम्हें ना पता हो, जैसे अमीनो एसिड वगैरह के बारे में, वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि भाई ये ऐसे करना है ऐसे करना है। बट एक बार यू गाइस जस्ट गिव योर एफर्ट, है ना, एक बार अपना एफर्ट ऑनेस्टली दो, ठीक है बच्चों। चलो टाटा बाय बाय, सी यू एवरीवन, बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।